heartfelt greetings to all of you. I was very much excited not to share my views, rather I was very excited to attend the inaugural session and especially the speech of Guru Murthy ji, whose words has always been blown away. I mean, whenever I listen to him, so I really much related by his talk and as well as by Sohitra sir. So with that note, I would like to share my understanding on Northeast India, whichever I have studied so far, which I have understood so far, and as well as which I have experienced so far. The term, have you seen the development perspective on Northeast India? This is not something new which we are discussing in 2024. It's been going on since independence, but the tragedy is that we are still discussing. And why we are discussing, maybe there are some lacuna, maybe there are some loopholes. Sir, first of all, your introduction. Myself, Dr. Debajit Palit. I am a member of this Northeast Sangstha, which is a body of intellectuals doing advocacy in Delhi and NCR region, and consists of intellectuals, professors, researchers, and other members from Northeast, different states of Northeast India. This program, sir, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर इसको करने का? आज क्यों किया गया है? इस प्रोग्राम के उद्देश्य ये है कि हम पूर्वोत्तर भारत में जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स, विकास की जो गति है, वो हमने देखा है लास्ट कुछ सालों में, 8 से 10 सालों में बहुत बढ़ गया है। पहले हम ये बोलते थे कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और ये लोग कुछ लोग कहते थे कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इसलिए इंसर्जेंसी है। तो एक हम चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। बट हमने ये देखा है कि बीते कुछ वर्षों में ये इंसर्जेंसी भी कम हो रहे हैं और डेवलपमेंट भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। दोनों को एक हाइफिनेट किया गया है ताकि उसकी रिज़ल्ट ज़्यादा हो, इम्पैक्ट ज़्यादा हो। तो उसी विषय को नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट विषय के ऊपर जो हिस्टोरिकल डेफिशिएंसीज़ है, चैलेंजेस है, फिर आगे क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ग्रोथ हो रहे हैं जैसे डिफरेंट स्पीकर ने अभी बताया। तो ये सारे चैलेंजेस को दूर करते हुए आगे हम नॉर्थ ईस्ट और पूर्वोत्तर को कहाँ ऊपर ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, ताकि भारत की जो विकास दर है उसमें नॉर्थ ईस्ट एक्टिवली कंट्रीब्यूट करे और भारत जो डेवलप्ड नेशन स्टेटस की ओर बढ़ रहा है उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी अपना एक भूमिका हो। ये सारे विषय को चर्चा करने के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। सर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक मिनरल रिच एरिया है, ह्यूमन कैपिटल के मामले में देखा जाए तो काफ़ी रिच है। तो आखिर क्या रीज़न रहा है कि गवर्नमेंट जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसको नेग्लेक्ट करती आ रही है हमेशा से? क्या रीज़न हो सकता है? बहुत कारण है, इसमें विस्तृत में कारण चर्चा हो रहे हैं इस सेमिनार में, और आगे 3 सत्र है उसमें भी और चर्चा होंगे। तो मैं एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि मैं अपने सेशन में भी दूंगा। जैसे हाइड्रो पावर रिसोर्सेज है, नॉर्थ ईस्ट में करीब 58 गीगावाट 58,000 मेगावाट की पोटेंशियल है। जो 2002 में एक हाइड्रो पावर पॉलिसी आया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय 50,000 मेगावाट की। बट उसके बाद हमने देखा 2005 से 2010 तक या 11 तक लगभग कुछ भी काम नहीं हुआ हाइड्रो पावर में, फॉर वेरियस रीज़न। कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने एजिटेशन की, कुछ एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ को खड़ा किया गया, और गवर्नमेंट के उस समय की गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत प्रोएक्टिव पुश नहीं था। लेकिन हमने देखा 2014-15 के बाद सडनली नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रो पावर के सारे प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू किए गए। 2-3 प्रोजेक्ट्स कमीशन भी हो गए और कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आगे कमीशन होने की अभी ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन में है। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रो पावर रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया गया, उसकी जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया, ताकि हमारे नज़दीक कंट्री नेपाल और भूटान में आप देखिए, भूटान डेवलप्ड कंट्री स्टेटस हो गया सिर्फ अपने हाइड्रो पावर रिसोर्सेज के बदौलत, और भारत ने उसको सपोर्ट किया। तो नॉर्थ ईस्ट भारत के अंग होते हुए भी हाइड्रो पावर रिसोर्सेज में उतना सपोर्ट नहीं मिला पहले, जो कि अभी मिल रहा है। तो सर, एक
क्या रीज़न हो सकता है उसका? जोग्राफिकल सेपरेशन या फिर जोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से या फिर रेस की वजह से? क्या नहीं, मैं ये हो दोनों, सकता है? मुझे नहीं लगता ये दोनों कारण है। मुझे लगता है कि एक पॉलिसी मैटर्स है, ये एक पॉलिसी मैटर्स है, और पॉलिसी जो पहले की गवर्नमेंट की पॉलिसी था, अभी गवर्नमेंट की पैराडिम शिफ्ट है पॉलिसी में। नॉर्थ ईस्ट को एक इंक्लूसिव मान के, नॉर्थ ईस्ट की भी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये मान के डेवलपमेंट हो रहे हैं। So I think it's more about the policies that has been taken earlier and the policies change that has happened in the last few years. This one. तो सर ये एक सोच, मतलब ये एक some of the things are driven from the top. आपकी कुछ डिमांड्स this भी है one. सरकार से? डिमांड भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ये भी एक डिमांड एस्पिरेशन है नॉर्थ ईस्ट का, और उस एस्पिरेशन को अच्छे तरीके से फुलफ़िल किया जा रहा है अभी, और आगे मुझे लगता है और भी अच्छे तरीके से फुलफ़िल किया जाएगा। आपको क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो क्या आपकी जो डिमांड्स है उसको सरकार? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है सरकार से, ये हम तो एक एकेडमिक सेमिनार है जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और हमें लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को और डेवलप करने के लिए जो जो विषय पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका डिफरेंट एजेंडा होगा। आप एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, सोशल सेक्टर में काम करते हैं, तो अभी जो है जो एजुकेशन सेक्टर है नॉर्थ ईस्ट का वो बड़ा बैकवर्ड माना जाता है। ऐसे तो आप क्या कर रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इन्हांस किया जाए? नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया, नॉर्थ ईस्ट संस्था एक एडवोकेसी ग्रुप है बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हु आर बेस्ड इन दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो कि नेशनलिस्टिक थॉट पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाता है। उस नेशनलिस्टिक थॉट पर्सपेक्टिव से जहाँ जहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाहिए हमें, उसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं। हमारे पास जो मेंबर्स है, एकेडमिशियन है, रिसर्चर्स हैं, सब सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये, एकेडमिशियन, रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स, पॉलिसी मेकर्स, जो प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स एंड everybody are part of this organization. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाने के लिए, अदर पार्ट ऑफ इंडिया में काम करने के लिए, तो आप? नहीं, हम नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों द्वारा है। ठीक सर, थैंक यू। कैमरा ठीक, इसको लॉक नहीं नीचे। अरे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बेजूर साहब नमस्कार। आज का जो सेमिनार है, इस सेमिनार के जो पर्पस जो था, it is only one-sided or it is entire north east का डेवलप की थी? नहीं, जैसे मेरे को जानकारी है ये तो एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए है, और एंटायर नॉर्थ ईस्ट कॉन्सेप्ट ही डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए एक अनुष्ठान के साथ मैं जड़ित था, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव इज़ तो सब 8 स्टेट्स को इकट्ठा करके कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि सब स्टेट्स दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो आपको नागालैंड जाना है तो आसाम से ही जाना है, मणिपुर जाना है तो आपको मेघालय, मणिपुर के, इसीलिए कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। 3 चीज़ों से बहुत ज़रूरी होता है, रेल कनेक्शन, एयर कनेक्शन एंड वाटर कनेक्शन। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में अभी जो हालत जो है, इसमें रोड कनेक्शन और एयर कनेक्शन, इट इज़ nowadays it is somehow it is better, but you cannot say it is much better. डेफिनेटली अभी तक तो जैसे था ना, नॉर्थ ईस्ट का फीलिंग्स था कि आइसोलेशन, पार्टीशन ने आइसोलेट कर दिया। इसके लिए वो लिटिल कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे कहते हैं, चिकन नेक, तो इसके लिए कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी सबसे ज़रूरी है, और मार्केट के लिए भी ज़रूरी है, लोगों के संपर्क के लिए ज़रूरी है। इसमें रेल कनेक्शन बहुत ही कम था नॉर्थ ईस्ट का। ओनली ब्रॉड गेज रेलवे वाज अप टू गुवाहाटी टिल लॉन्ग बैक। ब्रिजेस ओवर ब्रह्मपुत्र एक ही था, इसके लिए एजिटेशन होते थे। अभी काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी चेंज हो रहा है। सबसे होपफुल जो हो रहा है कनेक्टिविटी में, वो उड़ान स्कीम को जो रीजनल कनेक्टिविटी का स्कीम है, इसमें नॉर्थ ईस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इससे मेरा
ऑप्टिमिज्म ये जल्दी ही बहुत ही सुधार आएंगे कनेक्टिविटी में। और सर जो उड़ान स्कीम है इसको बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं जो चीज़ों को समझते हैं बेहतर तरीके से वो ये कह रहे हैं कि फेलियर उड़ान स्कीम है, इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बहुत ही है। प्रॉब्लम ऐसे है कि आप इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम वगैरह ठीक से नहीं है। वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में मौसम भी बहुत ही ख़राब है और एयरपोर्ट स्ट्रिप्स छोटा है। लेकिन जो कर रहा है अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन कर रहा है, हेलीकॉप्टर, स्मॉल एयरक्राफ्ट, बिगर एयरक्राफ्ट सब कंबाइन करके कर रहा है। मेरा धारणा कि बहुत ही जल्दी इसको फेलियर कह के ख़त्म करना उचित नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए उड़ान बहुत ही ज़रूरी है और इसको सक्सेसफुल करना ही है। मणिपुर में कुछ दिन तक मतलब काफ़ी सारे मतलब ट्रैवल चल रहा है और इसको अभी तक भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इससे मैसेज तो बहुत बुरा मैसेज जाता है। यही प्रॉब्लम था नॉर्थ ईस्ट का कि इंसर्जेंसी अफेक्टेड। हमेशा टूरिज्म करना चाहे लोग कहते हैं कि नहीं उधर नहीं जा सकते हैं, बहुत ही इंसर्जेंसी है। फॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं अभी अल्फा निगोशिएशन कर रहा है, NSCN सबसे बड़ा इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशन अभी निगोशिएशन कर, अभी हालत बहुत ही अच्छा है एंड पीस इज़ प्रिवेलिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर एक एक्सेप्शन हो गया अनफॉर्चुनेट। मेरा आशा है कि मणिपुर का भी हाल सुधर जाएगा, लेकिन जब तक नहीं सुधरेगा थोड़ा से इम्पैक्ट इसका ज़रूर होगा, लेकिन बाकी सब स्टेट्स इससे जुड़े नहीं है, तो आशा करता है कि बाकी सब में। सर ये जो अप्सपा है, जो अप्सपा का जो है डिप्लॉय किया गया है नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट में, ये क्या लगता है कि एक बड़ा रीज़न है जो सेंट्रल इंडिया है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उससे कनेक्ट डिस्टेंस का? इस विषय में शायद मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है डेवलपमेंट, लेकिन ये ठीक है कि लोगों का बहुत ही कंप्लेंट है कि आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही मॉनिटर करना ज़रूरी है। चलिए ठीक है सर, बहुत थैंक यू सर।